आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। इंतहाई आसान चीज़ है जो आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वगैरह का। उससे पहले ये जो 2 लाइनें हैं, थोड़ी-सी ये देख लेते हैं कि यू कैन लिव फॉर अ वीक और 2 विदाउट फूड, यानी कि आप लोग खाना खाए बगैर तकरीबन 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन आप लोग हवा के बगैर कुछ मिनट सिर्फ़ ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है। तो इट इज़ ऑक्सीजन इन द एयर व्हिच कीप्स यू अलाइव एंड कीप्स यू एक्टिव, यानी कि ऑक्सीजन ही है जो आप लोगों को एक्टिव और ज़िंदा रख रही है। यानी कि अगर तो आप लोग अपना साँस बंद करेंगे तो कोई लोग 5 मिनट, 10 मिनट, कोई 1 मिनट, कोई 2 मिनट, 3 मिनट इतना रख सकता है। लेकिन खाए-पिए बगैर आप लोग 2-3 हफ्ते भी ज़िंदा रह सकते हैं। जिस तरह रोज़ा रखते हैं, फ़ास्ट रखते हैं आप लोग, तो सुबह से लेके शाम तक कुछ भी नहीं खाते लेकिन ज़िंदा रह लेते हैं। लेकिन सुबह से लेके शाम तक साँस तो नहीं ना बंद की जा सकती। अच्छा जी, अब यहाँ से असल हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है रेस्पिरेशन, जो आज हमारी मेन टॉपिक रहेगा। तो थोड़ा-सा लंबा टॉपिक है, आप लोगों ने तवज्जो करनी है, तवज्जो करेंगे तो सारी समझ आ जाएगी। और सिर्फ़ समझने वाली ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है, जो बच्चा इस इक्वेशन को समझ लेगा, बेटा उसके लिए सारा ही आसान हो जाएगा काम। यानी कि सारा रेस्पिरेशन का टॉपिक ही इस एक लाइन के अंदर है। इसको समझ लें तो सारा टॉपिक समझ आ जाएगा, नहीं समझेंगे तो फिर याद करते रहें, बेशक रट्टे मारते रहें। लिखा है पहले, इन ह्यूमन्स एंड मोस्ट अदर लिविंग थिंग्स द एनर्जी फॉर लाइफ कम्स फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये वाली एक डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की। ग्लॉसरी में भी 2 रेस्पिरेशन की डेफिनेशंस लिखी हैं, वो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। वो कहना यही चाह रहा है कि इंसानों और दूसरे जो लिविंग थिंग्स हैं, जानवर वगैरह या पौधे, उनके अंदर जो एनर्जी होती है, ठीक है, ताकत जो होती है, काम करने की सलाहियत, यानी कि जिसके ज़रिए काम कर सकते हैं कोई, ठीक है, एनर्जी के ज़रिए ही करते हैं। तो ज़िंदगी के अंदर हमारी जो बॉडी है, उसके अंदर एनर्जी कहाँ से आती है? एक केमिकल रिएक्शन होता है ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन के ज़रिए, जिसके नतीजे में एनर्जी बनती है। अब वो रिएक्शन कैसे होता है? ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन है, ठीक है? ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया, ग्लूकोज़ हम जो खाना खाते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर चला गया। वो खाना हमारी बॉडी के अंदर चला गया और जो साँस है वो हमने नाक के ज़रिए या मुँह के ज़रिए ऑक्सीजन के ज़रिए अंदर ले गए। तो ये फ़ॉर्मूला है ग्लूकोज़ का, ठीक है? C6H12O6 और ऑक्सीजन का O2। अब जब ये दोनों मिलेंगे, तो ये मिलने के बाद क्या बनाएँगे? ये एरो बिल्कुल आपने इसी तरह लिखना है। कुछ बच्चे इस तरह का एरो डाल देते हैं, ये गलत है। कुछ बच्चे इक्वल डाल देते हैं, ये भी गलत है। कुछ बच्चे लाइन डाल देते हैं, ये तीनों ही गलत हो जाएँगे। ये वाला एरो डालना है, ठीक है? इसके नतीजे में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। तो एनर्जी हमारे पास यहाँ पे मेन चीज़ है जो हम लोगों को चाहिए होती है, क्योंकि अगर किसी इंसान में ताकत नहीं होगी तो वो कोई भी काम नहीं कर सकता। 2 चीज़ें समझने वाली हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या कहते हैं? जो एरो से पीछे चीज़ें होती हैं, जहाँ से रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन यहाँ पे रेस्पिरेशन में रिएक्टेंट्स हैं, और वो चीज़ें जो रिएक्शन के नतीजे में बनती हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी सारी की सारी ही हमारे पास क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं। अब एक चीज़ और समझने वाली है, प्रोडक्ट्स की आगे 2 टाइप्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स या अ मेन प्रोडक्ट्स, और मेन प्रोडक्ट कहते हैं, और एक चीज़ को हम लोग कहते हैं बाय प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट एक ही चीज़ के 2 नाम हैं, ठीक है? तो जो चीज़ हमें कम या जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, उसको हम लोग बाय प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी फ़ायदेमंद नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग निकाल देते हैं, वाटर जो ज़्यादा मिकदार में हमारी बॉडी में होता है, जो चाहिए होता है, वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी हम साँस के ज़रिए ही, साँस के पार्टिकल्स के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। जब सर्दियों में आप लोग साँस लेते हैं या धुआँ निकालते हैं नाक से या मुँह से बाज़ दफ़ा, तो आप लोग अगर हाथ पे वो धुआँ लगाएँ, तो वो थोड़ा-सा आपको गीला-गीला फ़ील होगा। तो वो गीला-गीला क्यों फ़ील होता है? क्योंकि इसके अंदर ये वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद जो चीज़ हमें ज़्यादा मिकदार में जो हमारी फ़ायदेमंद हो, उसको हम लोग मेन प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो मेन प्रोडक्ट है, ठीक है? अब कुछ बच्चे यहाँ पे कहते हैं सर ये आगे-पीछे लिख सकते हैं, तो आगे-पीछे बिल्कुल लिख सकते हैं, ऑक्सीजन ग्लूकोज़ की जगह और ग्लूकोज़ बाद में, लेकिन ये वाली चीज़ इधर ही लिखनी है, एरो से इधर वाली इधर ही और इधर वाली इधर ही। यहाँ पे एनर्जी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पे, इससे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन एरो से इधर वाली इधर ही और एरो से पीछे वाली वो पीछे ही। तो ये ग्लूकोज़ का फ़ॉर्मूला, ये ऑक्सीजन का, ये कार्बन डाइऑक्साइड का, ये वाटर का, और ये एनर्जी को एनर्जी ही लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये हमारे पास हो जाती है वर्ड इक्वेशन, ठीक है? WORD वर्ड इक्वेशन, ठीक है? और ये हमारे पास क्या हो जाती है? केमिकल इक्वेशन, CE मैं लिख रहा हूँ, केमिकल इक्वेशन CEQ, ठीक है? तो केमिकल आया तो ये वाली, वर्ड आया तो ये वाली। अब ये चीज़ जिसने समझ ली, उसके लिए आगे ये वाला, अब आगे 3 स्टेजेज़ हैं, ये वाली 3 स्टेजेज़ ये पढ़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। तो अच्छा जी, शुरू कर रहे हैं अब हम लोग। पहले ऑक्सीजन इज़ टेकन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड। हमारी जो पूरी बॉडी है, ठीक है? पूरा जो इंसानी जिस्म है, वो किससे मिलके बना हुआ है? ये वाला हमारा जिस्म
वो ये पूरा जिस्म मिलके बना हुआ है सेल से, छोटे-छोटे सेल से। हर जगह हमारी बॉडी में सेल्स मौजूद है। मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर हमारी बॉडी को बनाते हैं, ठीक है? तो जब अब ये ऑक्सीजन है, हर सेल तक पहुँचाई जाती है। बॉडी के हर जगह सेल्स हैं, हर जगह बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है। लेकिन किसके ज़रिए? ऑक्सीजन ब्लड के ज़रिए। ब्लड का अच्छा, अब ब्लड के ज़रिए किस तरह? ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स के अंदर। रेड हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका देता है, जिस तरह लोहे के साथ मैग्नेट चिपक जाता है। इसी तरह ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन उसके साथ ऑक्सीजन चिपक जाता है और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में वेन्स और आर्टरीज के ज़रिए ट्रैवल करता है जिसके ज़रिए ब्लड ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक पहुँच जाती है। आगे एनर्जी इज़ रिलीज़्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द डिसॉल्व्ड फूड विद ऑक्सीजन यानी कि जब ये जो डिसॉल्व्ड फूड है, ग्लूकोज़ असल में डिसॉल्व्ड फूड भी कहते हैं, जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज़ की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है? तो जब ऑक्सीजन ग्लूकोज़ तक पहुँचती है पूरी बॉडी यानी कि ग्लूकोज़ जहाँ पे भी हमारी बॉडी में ब्लड है तो हर कहीं जाना ब्लड के ज़रिए ऑक्सीजन पहुँच जाएगी ग्लूकोज़ के पास। ग्लूकोज़ के पास जब ऑक्सीजन पहुँचेगी तो यहाँ पे रिएक्शन शुरू हो जाएगा केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन जब शुरू हो जाता है तो उसके ज़रिए एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, ठीक है? अच्छा 2 पॉइंट हो गए, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर टेकन बैक टू बी ब्रीथ आउट इनटू द एयर कुछ बच्चों को इस नहीं समझ आ रही होती, तो इसका मतलब ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आर टेकन टू बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वापस लेकर जाना बैक टू बी ब्रीथ आउट साँस के ज़रिए बाहर, ठीक है? मैंने कहा था ना कि वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाती है यानी कि बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो यहाँ पे एक किस्म की ये हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको हम बाहर निकालते हैं किसके ज़रिए? जब हम साँस को एक्सहेल करते हैं। इनहेल के ज़रिए ऑक्सीजन अंदर आई, एक्सहेल के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर गई उसके ज़रिए वाटर भी बाहर चला गया। ब्रीथ आउट इनटू द एयर वापस हवा में। अब यहाँ तक हमारी थी स्टेजेस रेस्पिरेशन की। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, चाहे ये वाला जो है ये प्रोसेस या प्रोसीजर कह सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये वाले ठीक है, प्रोसेस या प्रोसीजर इसको कह सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, इंतहाई इम्पोर्टेंट और इसके अंदर से शॉर्ट और एमसीक्यू भी आने का चांस होता है। तो पहले अब हम लोग ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये वाले पढ़ेंगे। तो हमारा फ़ोकस इन 5 पॉइंट्स पे भी होगा और साथ आप लोग थोड़ा-सा ये वाली जो पिक्चर है, इसके ऊपर भी तवज्जो रखें। नेक्स्ट पेज पे जो है, जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं दिखा दूँगा, वैसे बुक साथ रखें अपने। अब इन ऑर्डर टू रेस्पायर यानी कि रेस्पिरेशन के लिए द बॉडी फर्स्ट रिक्वायर अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रेस्पिरेशन के लिए सबसे पहले जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो ऑक्सीजन होती है क्योंकि रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर हम इंसानी जिस्म के अंदर रेस्पिरेशन को फिलहाल देख रहे हैं, ठीक है? तो अ, थोड़ा-सा मैं दोनों पेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी-सी आसानी हो जाए। अच्छा अब ऑक्सीजन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से ली जाती है हमारी बॉडी के अंदर? हवा के ज़रिए इर्द-गिर्द जो हवा है उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। दैट यू ब्रीथ इन थ्रू योर माउथ जो अच्छा अब वो जो ऑक्सीजन है वो किसके ज़रिए हम लोग अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं? नेज़ल कैविटीज़ भी उसको कह देते हैं या नोज़ या माउथ। नोज़ और माउथ को भी हम लोग नेज़ल कैविटीज़ ही कहते हैं दरअसल इसलिए उसने नेज़ल कैविटीज़ का वर्ड इस्तेमाल किया। तो मैं फ़िलहाल एक ही पेज रखता हूँ, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं दूसरा पेज साथ लगा दूँगा। अच्छा जी, दैट यू ब्रीथ इन थ्रू योर माउथ एंड नोज़ अच्छा ये पढ़ लिया हमने। अब पहला पॉइंट हो गया हमारा। आगे है अब ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन्स के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब द एयर पासेस डाउन द विंड पाइप और ट्रैकिया जो एयर है अब असल में अब ये विंड पाइप और ट्रैकिया यहाँ पे हमारी पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? तो विंड पाइप और ट्रैकिया मैं बता देता हूँ अभी क्या है, कि द एयर पासेस डाउन 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 क्यों लिखा है उसने? डाउन मतलब नीचे जानी है। साँस यहाँ से नाक के ज़रिए ये हमारी बॉडी के नीचे ये फेफड़ों में जानी होती है। इसलिए उसने डाउन का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अच्छा द एयर पासेस डाउन द विंड पाइप और ट्रैकिया, ट्रैकिया और विंड पाइप ये वाली जो नाली है इसको हम लोग कह रहे हैं, ठीक है? एक ही नाली के 2 नाम है विंड पाइप और ट्रैकिया। विंड पाइप इसलिए क्योंकि हवा वाला पाइप, हवा गुज़र रही है इसके अंदर से। ऑन इट्स वे यानी कि अब नाक के ज़रिए नाक से कहाँ पे आई? नाक और मुँह से विंड पाइप में। ऑन दिस वे द एयर गोज़ थ्रू द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स। यहाँ पे करके हमारे पास एक वॉइस बॉक्स मौजूद होता है जो कि बुक में नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आप लोगों को वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स की समझ आ जानी चाहिए, ठीक है? ये हमारे पास वॉइस बॉक्स कुछ होती है, ठीक है? इसकी शक्ल, वो यहाँ पे गर्दन के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पे जबड़ों के साथ यानी कि दाँतों के नीचे वाली साइड पे, यहाँ पे मौजूद होता है ये लैरिंक्स, इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है? अब वहाँ से गुज़रने के बाद यानी कि हवा जो थी वो आ गई हमारे पास विंड पाइप और ट्रैकिया के अंदर, तो उसके साथ ही फिर वॉइस बॉक्स के अंदर वॉइस बॉक्स के 2 नाम है, वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स के अंदर से गुज़रती है तो ये जो वॉइस बॉक्स है ये किस चीज़ से बना हुआ है? दिस इज़ मेड अप ऑफ क्रिस्टल और कार्टिलेज। क्रिस्टल और कार्टिलेज 2 टिश्यूज़ के नाम है, ठीक है? यहाँ पे किस चीज़ के नाम है? 2 टिश्यूज़ के। ये थोड़े से सख्त यानी कि कह दें कि टिश्यूज़ होते हैं 2 सख्त
दो डिफरेंट टिश्यूज हैं, उनसे मिलकर बना है वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स। दो टिश्यूज हैं और ये थोड़े से कह लो सख्त होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल भी होते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल का मतलब इसलिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स यानी कि सिकुड़ सकते हैं और फैल भी सकते हैं, ठीक है। विच कंटेन्स थिन मेम्ब्रेन्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड, इनके ऊपर छोटी सी मेम्ब्रेन मौजूद होती है। छोटी सी मेम्ब्रेन का मतलब जिस तरह हमारे पास मौजूद होती है ये देखें, ये वोकल कॉर्ड थोड़ी सी मेम्ब्रेन नजर आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये लफ्ज वोकल कॉर्ड्स है, वोकल कार्ड्स नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क है, ये ध्यान रखिएगा। वोकल कॉर्ड की थिन मेम्ब्रेन से मुराद है कि जिस तरह दीवार के ऊपर पेंट की कोटिंग हुई होती है या लकड़ी के ऊपर पेंट की कोटिंग, इस तरह इसी तरह वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स के ऊपर छोटी सी मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन होती है, कोटिंग हुई होती है, वोकल कॉर्ड्स उनको कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स का काम क्या है? व्हेन यू स्पीक एयर पासिस ओवर दीज वोकल कॉर्ड, जब हम बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम बोलते हैं तो वहां से हवा पास होती है, ठीक है। जब यहाँ से हवा पास होती है वोकल कॉर्ड के अंदर से, तो क्या करती है वो इनको वाइब्रेट करती है। इसकी वजह से हवा के गुजरने की वजह से बोलते हैं, जब तो हवा गुजरती है तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, जो कि आप लोगों को सुनाई दे रही है मेरी साउंड, ठीक है, कि ये वोकल कॉर्ड की वजह से आप लोगों को सुनाई दे रही है। अगर तो वोकल कॉर्ड्स ना हो, कुछ लोग गूंगे होते हैं, उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि उनके वोकल कॉर्ड का मसला होता है 90% या 70% में, कुछ और भी मसला हो सकता है। अच्छा, तो दूसरा पॉइंट जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अलहदा भी, लॉन्ग में तो सारे 5 पॉइंट आ ही जाएंगे। अच्छा जी, तीसरे की तरफ चल रहे हैं। इसके लिए हमें पिक्चर की जरूरत काफी ज्यादा पड़ने वाली है। शुरू करते हैं। द विंड पाइप ब्रांचेस इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। अच्छा, अब विंड पाइप जो ऊपर से आ रहा है ये क्या हुआ, इसको दो आगे और नालियों में तकसीम कर दिया गया, यानी कि दो ब्रांचेज में, ठीक है। तो वो जो दो ब्रांचेज हैं वो इस तरह की होगी, एक इस तरफ चली गई और एक दूसरी तरफ चली गई, यानी कि दो लंग्स होते हैं हमारे पास, फेफड़े, एक इस फेफड़े में चली गई, एक इस फेफड़े में चली गई, उन दोनों को हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। अगर तो दो ट्यूब्स होंगी तो उनको ब्रोंकाई कहेंगे, अगर तो एक ट्यूब पढ़नी है तो उसको हम लोग सिंगुलर के लिए ब्रोंकस कहते हैं। एस मैंने इसीलिए लिखा है ऊपर, और ब्रोंकाई के ऊपर पी इसीलिए लिखा है प्लूरल। प्लूरल दो होंगी तो ब्रोंकाई, सिंगल होगी एक तरफ वाली तो ब्रोंकस, ठीक है। ईच ऑफ विच इज अटैच टू द लंग, टू लंग, यानी कि हर, यानी कि एक इधर वाले लंग के साथ अटैच्ड है ब्रोंकस, और दूसरी ब्रोंकस दूसरे लंग के साथ, एक लेफ्ट के साथ एक राइट के साथ। ईच ब्रोंकस स्प्लिट्स अप इनटू स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंक्यूल। अच्छा, आगे ये जो ब्रोंकस हैं ये छोटी छोटी और उन नालियों में तकसीम हो रही है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल। अब ब्रोंक्यूल कौन सी है? ये वाली, एक दो तीन, ठीक है, ये चौथी। तो क्या हुआ, ऊपर से हवा से हमारे पास एयर आई, नेजल कैविटीज माउथ और नाक के जरिए अंदर आई, नाक से आगे ट्रैकिया में, ट्रैकिया से आगे ब्रोंकाई से, ब्रोंकाई से आगे ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, छोटी छोटी नालियां। इवेंचुअली each microscopic branches end in a tiny air sacs. These air sacs are called alveoli. यानी कि आगे ये जो ब्रोंक्यूल्स आगे छोटी छोटी नालियों में तकसीम हुई थी, ये ब्रोंक्यूल्स आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? एल्वियोलाई में, यानी कि उसके साथ आगे एल्वियोलाई के साथ अटैच होती हैं एंड पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एल्वियोलाई पे जाके हमारी क्या होती है? नाली एंड हो जाती है, यानी कि रेस्पिरेशन का सिस्टम एक किस्म का बस यहाँ तक होता है। अब जिसने यहाँ तक समझ लिया, आगे सारा प्रोसीजर रिवर्स होगा यहाँ से, ठीक है। ये जो है ये मेन है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे तकरीबन एंड हुआ, यहाँ पे वो सारा प्रोसेस होगा और यहाँ से फिर वापस की तरफ चलेंगे। ये वाला चार्ट समझ लें तो बाकी ये वाला खुद ही लिखना आ जाएगा। अच्छा, एल्वियोलाई तक हम लोग पहुंच गए थे। ईच लंग कंटेन्स मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। हर लंग के अंदर दो लंग्स हैं, ठीक है, दोनों लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हमारे पास मौजूद होंगे, यानी कि छोटे छोटे ये वाले एल्वियोलाई। सो दैट द होल लंग इज लाइक अ ह्यूज स्पॉन्ज। अच्छा, ये जो एल्वियोलाई होती है ना, ठीक है, तो ये जो होती है छोटी छोटी इस तरह होती है, जिस तरह स्पॉन्ज होता है ना, जिस तरह ये आप लोगों ने स्पॉन्ज देखा होगा फोम का, जिससे बर्तन धोते हैं, उसके अंदर पानी वो अब्जॉर्ब भी कर लेता है और उसको दबाएं तो वो क्या करता है? पानी बाहर निकाल देता है। तो ये एल्वियोलाई भी बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह होती है, इसीलिए फेफड़े आप लोग देखें तो फूलते हैं, सुकड़ते हैं और फिर रिलैक्स होते हैं, यानी कि सुकड़ते, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं। तो जो चीज कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाए उसको हम लोग स्पॉन्ज कहते हैं। एवरी एल्वियोलस, ठीक है, हैज अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया। अच्छा, अब एल्वियोलाई और एल्वियोलस में क्या फर्क? एल्वियोलाई जो होती है छोटी, एक को एल्वियोलाई और ज्यादा सारी हो तो एल्वियोलस। ये वाली जो सारी, अब ये एक एल्वियोलस, ये एक एल्वियोलस, ये इस तरह, ठीक है। तो ये जो एल्वियोलस होती हैं, जब ये छोटी छोटी एल्वियोलाई मिलती हैं तो एल्वियोलस बनती है ज्यादा सारी,
तो वो उसका जो सरफेस एरिया है, वो जो जगह है वो काफी ज्यादा घेर लेती है, हैज अ लार्ज सरफेस एरिया विच इज थिन एंड मॉइस्ट। थिन का मतलब है कि वो पतली होती है, ठीक है, यानी कि इतनी मोटी नहीं होती, थिन होती है, बारीक होती है, लेकिन वो गीली होती है। मॉइस्ट का मतलब गीली। स्पॉन्ज जहां पे भी आता है वहां पे नमी का जिक्र जरूर होगा। द एल्व्यूलाई आर पिंक इन कलर, इनका कलर पिंक होता है। उसकी एक वजह होती है कि ये हर साइड से बिकॉज इज सराउंडेड बाय, घिरी होती है यानी कि लिपटी होती है बाय ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज भी खून की नालियां होती हैं, जो एक आती हैं आर्टरीज, एक होती हैं वेन्स, और ये दोनों को मिलाती है कैपिलरीज, जहां पे रेस्पिरेशन वगैरह होती है। असल में छोटे छोटे पॉइंट्स हर सेल्स में जाके कैपिलरीज में जाके होती है। आगे सम ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ब्रीथ्ड इन। अच्छा, कुछ जो ऑक्सीजन है हवा से जब अंदर आती है सांस के जरिए, ब्रीथ्ड इन डिजॉल्व्स इन द मॉइस्चर। मॉइस्चर के साथ डिजॉल्व होती है यानी कि हल हो जाती है, घुल मिल जाती है। इन द मॉइस्चर, कौन से वाला मॉइस्चर? ये जो एल्व्यूलाई के ऊपर होता है, ऑन द सरफेस ऑफ द एल्व्यूलाई। ये पढ़ा था ना कि एल्व्यूलाई क्या होती है? मॉइस्ट होती है। यहाँ पे ये थिन एंड मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब गीला। तो ये जो ऑक्सीजन होती है ये उस मॉइस्चर के साथ घुल जाती है या अटैच हो जाती है या घुल मिल जाती है, ठीक है, ऑन द सरफेस, एल्व्यूलाई की सरफेस के ऊपर, ठीक है। एंड पासिस थ्रू देयर थिन वॉल्स, और उसकी जो बारीक बारीक, ये पढ़ा था ना थिन, थिन और मॉइस्ट का पता लग गया कि यूं थिन थी, बारीक थी, और मॉइस्ट क्यों थी। तो ये बिल्कुल बारीक होती है, तो इसकी जो वाल्स होती हैं उसकी वजह से, एंड पासिस थ्रू देयर थिन वाल्स, तो उसकी जो छोटी छोटी बारीक दीवारें होती हैं उसके अंदर से गुजर जाती है और आगे ब्लड के अंदर पहुंच जाती है। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है। तो अब जब ब्लड के अंदर पहुंच गई तो आगे फिर रेस्पिरेशन, ग्लूकोज जहां पे होगा वहां पे तो पहुंच ही जाएगी। इनटू द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के अंदर असल में जाना है। आर्टरीज या वेन्स के जरिए ऊपर से ब्लड जहां से भी आता है, हार्ट पंप करता है, वो आगे पढ़ेंगे आगे टॉपिक्स में, ठीक है, डिटेल के साथ। जब उसने पंप किया तो वो पहुंचा आर्टरीज और वेन्स के जरिए कैपिलरीज तक, और कैपिलरीज के अंदर ही जाके रेस्पिरेशन होती है, जहां पे ग्लूकोज, सेल्स के अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है, तो ऑक्सीजन अटैच होती है, तो एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनने लग पड़ता है एट द सेम टाइम। और उसी टाइम जब ये रेस्पिरेशन होती है तो उसके साथ ऑक्सीजन जब कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है, पासिस फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू एल्विलाई। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड पासिस फ्रॉम द, यानी कि वो ब्लड कैपिलरी से गुजरती है और एल्विलाई के ऊपर आ जाती है। इवेंचुअली द कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीथ आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि वो फिर जिस रास्ते से ऑक्सीजन अंदर आई थी उसी रास्ते से बाहर जाएगी। यानी कि यहाँ पे मैंने पढ़ाया था आपको, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से अंदर आई, नेजल कैविटी मतलब माउथ और नोज के जरिए ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया से आगे ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से आगे ब्रोंक्यूल में, ब्रोंक्यूल से आगे एल्व्यूलाई में, एल्व्यूलाई के अंदर जाके क्या हुआ, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हुई क्योंकि रेस्पिरेशन हुई। अब हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करेगी, एल्व्यूलाई से वापस ब्रोंक्यूल में जाएगी, ब्रोंक्यूल से वापस ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से वापस ट्रैकिया में, ट्रैकिया से वापस नेजल कैविटीज में, नेजल कैविटीज से वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिच एयर में, यानी कि हवा जो हमारे पास मौजूद है अंदर बॉडी के, वो बाहर एयर में चली जाएगी। तो यहां तक हमारा जो था रेस्पिरेशन का टॉपिक वो कंप्लीट होता है। अभी ये एक दो चीजें रहती हैं वो हम लोग पढ़ते हैं, ये वाली और ये वाली। अच्छा, तो यहाँ पे अब ये वाली पहले बात करते हैं, फिर ऊपर दो क्वेश्चन करते हैं। सीलिया आर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन नोज एंड लाइनिंग ऑफ द एयर पैसेजेस वेयर दे मूव बैक एंड फोर्थ टू मूव म्यूकस आउट ऑफ द लंग्स। तो नाक के अंदर और ट्रैकिया वगैरह के अंदर है ना एक छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह नाक के अंदर जो बाल हैं उनको कह लें सीलिया होते हैं। सीलिया का काम ये होता है कि डस्ट वगैरह को या जर्म्स वगैरह को अंदर जाने से रोकना, यानी कि वो आगे पीछे की तरफ मूव करता रहता है, यानी कि एक दफा आगे मूव करते हैं फिर पीछे, आगे पीछे, इस तरह करके सीलिया आगे पीछे मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई नीचे को जा रहा है तो वो ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह होता होता, तो फिर वो बाहर निकल जाता है नाक से आप लोगों के, ठीक है। यहाँ अगर कहीं ज्यादा आगे पहुंच जाए तो वो छींक आती है, छींक के जरिए वो यकदम बाहर। इसीलिए छींक को रोकना नहीं चाहिए। अगर छींक को रोकें तो आप लोगों की डेथ भी हो सकती है, या हड्डी वगैरह भी नाक वगैरह या गले की टूट सकती है। तो कोई भी ऐसी ट्राई ना किया करें। छींक आ रही है तो करें हाथ आगे रख के। आगे, वाई यू सी योर ब्रेथ ऑन अ कोल्ड मिरर, आप लोग अपने सांस जो ठंडा मिरर है यानी कि शीशा, उसके ऊपर क्यों देखते हैं? तो यू सी योर ब्रेथ ऑन अ कोल्ड मिरर बिकॉज, किस वजह से देखते हैं? आपकी जो वार्म ब्रेथ है, यानी कि आपके जो नाक में से गर्म हवा और वाटर वेपर यानी कि पानी के पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये वाला जो वाटर था मैंने बताया था, जब ये टच करता है ठंडे मिरर के ऊपर, कोल्ड मिरर के ऊपर, द वाटर वेपर कूल्स, तो वाटर वेपर क्या होते हैं? ठंडे हो जाते हैं क्योंकि वो गर्म थे, ठीक है। तो जब ठंडे हो जाते हैं तो वो कंडेंसेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। कंडेंसेशन होता है कि
गैस या वेपर्स का लिक्विड में चेंज होना, तो वो जब ठंडे मिरर पे पड़ती है गर्म चीज, तो वो वाटर वेपर्स के अंदर चेंज होने लग पड़ती है, जिसकी वजह से हमें सांस नजर आ रही है, ठीक है। वाटर वेपर्स की फॉर्म में। वाई एनिमल्स नीड ऑक्सीजन, तो एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू मेक एनर्जी फ्रॉम फूड। आगे लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि जानवरों के अंदर भी सेम अमल हो रहा होता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक रेस्पिरेशन का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हाउ डू वी ब्रीथ वाला पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।